Hello student, how are you all? Hope you all are good. So today student, we are going to start our second chapter of class A, which is about coal and petrol. Okay. So students, आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे, फिर उसके बाद हम कुछ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके नेचर के बारे में, वो हमारे नेचर में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उनके यूजेस क्या हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, so let's begin our chapter. See, various materials that we use to meet our basic requirements are called resources. Let us list the things we use from the time we get up to the time we go for a sleep. While listing, we may classify the materials as natural and man. See, स्टूडेंट वो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता हो, हमारी किसी भी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं. अगर हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने से तक, ठीक है, हम जितनी भी चीजों को अपने सराउंडिंग में देखते हैं, उन सबको अगर हम लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाने के बाद अगर हम उनको बाद में ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तो हम उनको दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं कि हमको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो हमारे लिए नेचुरल होती हैं और कुछ हमारी मैन मेड चीजें होती हैं, मैन मेड थिंग्स होती हैं, या फिर आप उन्हें बोल सकते हो कुछ आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड सम आर मैन मेड रिसोर्सेज. ओके, चलो. So first of all, we are going to discuss about natural resources. That what are natural resources? We need a large number of materials for our survival. Some of these materials are man-made and some are natural. Most materials required for our survival, such as air, water, sunlight, soil, etc., are provided by nature. Therefore, these materials are called natural resources. अभी मैंने आपको बताया कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और उन सभी चीजों में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैनमेड है. अब मैं अगर कुछ चीजों की बात करूं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, तो दीज ऑल, रेनफॉल, ये सभी चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो हमको बाय नेचर गिफ्टेड हैं, बाय गॉड गिफ्टेड हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है टू द नेचर. तो इन सभी रिसोर्सेज को, सभी हमारे लिए यूजफुल भी है, सभी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं. तो ये सारी चीजें क्योंकि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं, तो रिसोर्सेज हैं, और ये रिसोर्सेज हमको बाय नेचर गिवन है ना, तो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. चलो, all the natural resources are not present in the same amount in nature. Some of them are in a limited amount, while others are in an unlimited amount. अब सभी रिसोर्सेज, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो सेम क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं है. कुछ तो ऐसे हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि आप उन्हें कितना ही यूज कर लो वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट प्रेजेंट इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल. अब इनकी अमाउंट पे, इनकी कितने क्वांटिटी में कितने अमाउंट हमारे नेचर में प्रेजेंट है, इस फैक्टर के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को ही दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करेंगे. पहले होते एग्जॉस्टेबल एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टेबल. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. The resources which are present in a limited amount in nature cannot be continually replenished and are likely to be exhausted by various human activities are called exhaustible natural resources. तो वो रिसोर्सेज जो नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग या मैन हम उन रिसोर्सेज का कॉन्टिन्यूस बेसिस पे यूसेज कर रहे हैं, है ना, इन एन अनलिमिटेड अमाउंट, तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेनिश नहीं हो सकते, वो खत्म हो जाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. एग्जाम्पल, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, दीज ऑल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. Now next we come to inexhaustible natural resources. The resources which are present in an unlimited amount in nature can be continually replenished and are not likely to be exhausted by various human activities are called inexhaustible natural resources. अब वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में एक अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि इसका कॉन्टिन्यूस यूसेज करने के बाद भी वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, है ना, उन रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. फॉर एन एग्जांपल, air, sunlight, water and soil. So these all are inexhaustible natural resources. चलो, now we can go with the topic difference between exhaustible and inexhaustible natural resources. अब हम लोग पढ़ेंगे इनका डिफरेंस. अभी मैंने आपको बताया एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, अब हम लोग इनके डिफरेंस पढ़ेंगे. See,
exhaustible natural resources, they are present in a limited amount in nature and they cannot be continually replenished. है ना, अभी बताया कि exhaustible natural resources एक limited quantity में present है हमारे nature में और हम इनको लगातार या continuous basis पर replenish नहीं कर सकते हैं. लेकिन inexhaustible they are present in an unlimited amount. ये unlimited amount में present है and they can be continually replenished. चलो, now we come to the next topic which is fuels. The main exhaustible natural resource that is fossil fuel. Main exhaustible natural resource यानी कि natural है और exhaustible है जिनको आप fossil fuels बोलते हो, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. What are fuels? It is important for you to know about fuels before we talk about fossil fuels. A fuel is a substance that produces heat on burning. When a fuel is burned, a considerable amount of energy is released in the form of heat. The fuels possess stored or potential energy in them. फॉसिल फ्यूल से पढ़ने से पहले बच्चों हमको पढ़ना है एक टर्म जिसका नाम है फ्यूल. फ्यूल क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको बर्न करने पे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. उस सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल बोलते हैं. यानी कि जब आप फ्यूल को बर्न करोगे तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. Now we come to the topic of fossil fuel. अभी हमने पहले फ्यूल पढ़ा, पढ़ता है fossil fuel. Coal, petroleum and natural gas are formed from the remains of dead organisms buried under the surface of the earth millions of years ago. यानी कि millions of years ago पहले क्या जो आपके dead organisms होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, उनके डेड रिमेन से डिकम्पोज होकर आपके पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है. You know that buried dead remains of organisms are called fossils. Therefore, the fuels formed from fossils are called fossil fuels. ठीक है, जो buried यानी कि जो buried हो जाते हैं, dead remains होते हैं plants या animals के, उनको हम क्या बोलते हैं? fossil बोलते हैं. अब इन fossil से जो fuels का formation होता है उनको fossil fuels है. अब इनके हम कुछ formation और uses के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे coal के बारे में. Coal is a black or brownish, black, hard and combustible substance. It is a sedimentary rock that usually occurs in layer called coal beds or coal sea. देखो coal क्या है? एक black या brownish black कलर का hard and combustible substance है. combustible यानी कि इसको आप burn कर सकते हो and hard in the sense कि काफी strong होता है. ठीक है, कैसे बनता है? देखो एक rock होता है sedimentary rock. ओके स्टूडेंट, तो sedimentary rock आपका क्या यूजुअली ये रॉक बेड्स या रॉक लेयर्स के नीचे इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, केमिकली कोल इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कंबाइंड फॉर्म टुगेदर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो केमिकली कोल क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है जो किसका बना है? बहुत सारे कंपाउंड्स का मिलकर बना है. किसके कंपाउंड्स? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. ठीक है, उसके साथ थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होता है जिसको मिक्स करके आपका कोल का फॉर्मेशन होता है. कोल इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. ठीक है, कोल किससे मिलता है? माइनिंग प्रोसेस से मिलता है. अब यूजेस क्या क्या है कोल के? देखो, फ्यूल टू कुक फूड एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, फूड कुक करने के लिए इसको यूज किया जाता है. सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, पेपर, स्टील, आयरन एक्सेट्रा. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एनर्जी का सोर्स है, जैसे कि आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, स्टील, आयरन, ये सभी इंडस्ट्रीज में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसको यूज किया जाता है. नाउ वी कम टू फॉर्मेशन ऑफ कोल. कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल कैसे बनता है. फॉर्मेशन ऑफ कोल अकर्ड hundreds of millions of years ago when there was extensive growth of plants and places like swamps and flooded forests. 3. जो flooded forest से या swamp वगैरह में जब बहुत सारे plants एनिमल्स की बिल्कुल अनलिमिटेड ग्रोथ होती थी तब, यानी कि ये बहुत सारे millions of years ago की पहली बात है. ठीक है, तब बहुत ज्यादा क्या होते थे? फॉरेस्ट से स्वैम्प एरियाज में प्लांट्स और ट्रीज का क्या होता था? ग्रोथ होती थी. ओके, सो व्हेन द प्लांट्स डाइड दे फेल इनटू द वाटर स्वैम्प. अंडर द वाटर दे डिड नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, सो द डेड प्लांट्स डिड नॉट डिकम्पोज कंप्लीटली एंड टर्न इनटू अ लेयर ऑफ हीट. फिर जब प्लांट डाई हो गए, यानी कि मतलब वो मर गए, तो प्लांट्स के मरने के बाद वो लोग कहाँ? वाटर स्वैम्प जो होता है वहां जाके वो नीचे दब गए. अब वहां क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाए, और जब वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाए वो डेड प्लांट्स, तब दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ लेयर ऑफ पीट. ओके, एज टाइम पास मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कवर्ड द लेयर ऑफ पीट, burying it deeper and compressing it further. फिर टाइम के साथ क्या हुआ? और
सेडिमेंट्स की जो लेयर्स थी वो उसको कवर करती गई, है ना? और कवर करते-करते क्या हुआ कि आपकी जो वो लेयर थी वो और ज़्यादा डीप नीचे जाती, ठीक है? चलो, the initial disintegration and decomposition of the organic matter was brought about the action of bacteria and other microorganisms forcing out the moisture and reducing the volume of the peat. देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो इनिशियल डिसइंटीग्रेशन था या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा अंदर डिकम्पोज हो रहा था, स्टार्टिंग में तो वो आपके बैक्टीरिया या बाकी कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी वजह से वो सड़ने या गलने लगा, जिससे क्या हुआ, उसमें से जो मॉइस्चर था वो क्या हुआ, कम होता गया, और कम होने के बाद वो पीट जो था, जो पीट का फॉर्मेशन था, वो भी रिड्यूस होता गया. As it got buried deeper, the high pressure and temperature turned into lignite. तो जैसे जैसे वो नीचे नीचे बरेड ज्यादा होता जा रहा था, जो हाई प्रेशर या टेम्परेचर था, ठीक है, उसका, उससे क्या बन गया, वो लिग्नाइट की फॉर्मेशन में आने लगा. When the lignite got buried deeper for a significantly long period of time, the increased pressure and temperature turned it into a harder and more superior quality of coal. फिर जब लिग्नाइट और ज्यादा लंबे समय तक वो डीपर 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 इग्नाइट होता गया, बरेड होता गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता था, और प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से अब वो जो लिग्नाइट था वो और हार्डन और एक सुपीरियर क्वालिटी का कोल में कन्वर्ट हो गया. As the temperature and the time for which the coal remains buried increased, it changed into anthracite coal. फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, कोल की जो बरेड प्रोसेस है वो और इंक्रीज होता जा रहा था, और फिर उसके बाद वो किसमें चेंज हो गया, एंथ्रासाइट कोल में हो गया. As coal consists mainly of carbon, the slow process of conversion of dead organism into coal is called carbonization. क्योंकि कोल के अंदर मेनली कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये जो स्लो प्रोसेस होता है किसका, डेड प्लांट्स डेड ऑर्गेनिज्म का, इनटू द फॉर्म ऑफ कोल, इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन, इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, चलो, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स आर देयर. अब टाइप्स ऑफ कोल्स के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से. देखो, कोल को मेनली हम 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. ओके, आपका पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस या ब्लैक कोल बोलते हैं, थर्ड इज लिग्नाइट. ठीक है, अब क्योंकि तीनों कोल है, मैंने अभी आपको बताया कि कोल में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है. तो एंथ्रासाइट में देखो अबाउट 90% कार्बन कंटेंट होता है, बिटुमिनस में अबाउट 60% और लिग्नाइट में अबाउट 40%. ओके, एंथ्रासाइट की प्रॉपर्टी क्या है, ये शाइनी ब्लैक होते हैं, काफी हार्ड होते हैं. बिटुमिनस जो होता है ये कलर ब्लैक होता है और बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं. और आपके लिग्नाइट कैसे होता है, ये ब्राउन इन कलर होता है, सॉफ्ट होता है. बाकी दोनों टाइप्स ऑफ कोल. ठीक है, नाउ destructive distillation of coal. When coal is decomposed by heating in the absence of air to produce useful product, it is called destructive distillation of coal. ठीक है, जब आप कोल को डिकम्पोज करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के एब्सेंस में जब उसको डिकम्पोज किया जाता है, तब वो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन बनाता है ना, उसको आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हो. ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल गिव्स मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स. कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री to get useful products such as coke, coal tar and coal gas. ठीक है, जब आप क्या करते हो, एब्सेंस ऑफ एयर में कोल को डिकम्पोज करते हो, डिप्रेस करते हो, तब वो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमको देता है कोल. ठीक है, और जिनको आप इंडस्ट्रीज में यूजुअली ये किया जाता है, तब जाके आपका कोल तार, कोल गैस, कोक, ये सभी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू कोक. कोक क्या है, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक सॉलिड. कैसा है, एक ग्रेइश ब्लैक सॉलिड है, यानी ग्रे कलर का ब्लैक सॉलिड है, एंड इज नॉट एज शाइनी एज कोल. और ये इतना शाइनी नहीं होता जितना कोल होता है. ओके, इट हैज अ रफ टेक्सचर. व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर गेट रिमूव. ठीक है, रफ इसका जो टेक्सचर होता है कोक का, वो रफ होता है जब आप कोल को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो उसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है, कोल के अंदर इम्प्योरिटीज का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी लो होता है, तो वो इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर अपने आप उसमें से रिमूव हो जाता है. एंड द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड कोक, व्हिच कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 98% कार्बन. उसके बाद जब वो सारा मॉइस्चर, सारे इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, तो वो जो सॉलिड सब्सटेंस आपको लास्ट में मिलता है, दैट इज नोन एज कोक. इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितना, 98% कार्बन कंटेंट होता है. दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कोक कैसे मिलेगा, कोल में से जब वोलेटाइल इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर रिमूव हो जाती है, तो बचा हुआ जो नेक्स्ट ऊपर मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज कोक. नाउ यूजेस ऑफ कोक, फटाफट से कोक के यूजेस पढ़ते हैं. इट इज एन इंपॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल. इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स and preparation of fuel gases like producer gas and water gas. Coke is a better fuel than coal because coke does not produce smoke on burning. It also produces more heat on burning as compared to
कोल। क्या बोल रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल है, यानी कि इसको जब आप बर्न करते हो ये क्या प्रोड्यूस नहीं करता, स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता। उसके अलावा आप इसको आयरन या कुछ और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, इनकी कोर से मेटल्स या आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोक को यूज करते हो। उसके अलावा कुछ फ्यूल गैसेस को बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। ये आपका ओक आपका कोल से बेटर फ्यूल होता है, बिकॉज ओक क्या नहीं प्रोड्यूस करता, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता ऑन बर्निंग। ठीक है, और ये आपका क्या, कोल के कंपैरिजन में जब आप ओक को बर्न करते हो तो कोक ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। नाउ वी कम टू कोल गैस। कोल गैस क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इन सभी चीजों का मिक्सचर होता है जिसको आप कोल गैस बोलते हो। ठीक है, यूजेस क्या है कोल गैस के, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। In the olden times, coal gas was used for street lighting as it produces a luminous flame on burning. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है जब आप इसे बर्न करते हो। उसके अलावा पहले जमाने में, पहले टाइम पे क्या होता था, कोल गैस को स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज किया जाता था। क्यों, क्योंकि ये जब आप इसे बर्न करते थे तो ये एक ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करता था, और इसी वजह से इसको हम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज करते थे इन द ओल्डन डेज। Now we come to coal tar. Coal tar क्या है? It is a dark, black and oily liquid with a very unpleasant smell. It contains many useful chemicals which are used to make ink, dye, detergent, insecticide, artificial fiber, etc. Previously, coal tar was used for metalling the road, but now it has been replaced with bitumen. देखो, एक डार्क ब्लैक कलर का और बहुत ही गंदी इसे बोलते हैं, स्मेल इसकी होती है सूरज, ठीक है ना, ऑयली जैसा लिक्विड होता है, यानी कि ऑयल का जैसा टेक्सचर होता है, ऐसा लिक्विड होता है, अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि स्मेल बहुत खराब होती है इसकी। ठीक है, उसके अलावा इसके बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे कि इंक, डाई, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड, आर्टिफिशियल फाइबर, इन सबको बनाने में उन केमिकल्स का यूज किया जाता है जो इस कोल तार के अंदर होता है। अगर हम पहले टाइम की बात करें तो पहले इस कोल तार को क्या रोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब हम उसको यूज नहीं करते हैं। अब बिटुमेन नाम का एक आपका सब्सटेंस है जिसने कोल तार को रिप्लेस कर दिया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोड्स। नाउ वी कम टू सम फैक्ट्स अबाउट कोल। अब कोल के कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी वाज बेस्ड ऑन कोल व्हिच वाज यूज्ड टू पावर द स्टीम इंजन। देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, कोल पर बेस्ड था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्यों था, बिकॉज़ इट वाज यूज्ड टू पावर द स्टीम इंजन। उस टाइम पे जो स्टीम इंजन हुआ करते थे उनको पावर प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि उनको फ्यूल के अंदर उसके लिए क्या काम करता था, कोल काम करता था। बर्निंग ऑफ कोल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हेन कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ स्मोक। कोल को अगर आप बर्न करते हो सुरेश तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, यानी कि मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन हमारे टाइम पे ये आज में क्या है, आपका कोल ही है। ठीक है, क्योंकि जब कोल को बर्न किया जाता है बहुत सारी आपकी कैसी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, then carbon dioxide is the main greenhouse gas and it causes global warming. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide cause acid rain. Nitrogen dioxide also causes smoke. देखो, ये सभी गैसेस जो कोल की बर्निंग के टाइम पे प्रोड्यूस होती है सबको आपको बता दिया। देखो, ग्रीन हाउस गैस, सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपके एसिड रेन के कारण है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका स्मोक कॉज करता है। तो खुद देखो आप कितने सारे इसके इफेक्ट्स हैं। नाउ वी कम टू डिजीजेस ड्यू टू कोल माइनिंग। कोल माइनिंग से कौन कौन से डिजीज होते हैं, देखो, निमोकोनियासिस, जिसको आप ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हो, ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है जो कब होती है, कोल माइनर्स में हो जाती है, यानी कि जो कोल को माइन करके निकालते हैं, है ना, उनमें ये डिजीज होती है। कोल माइनिंग इज अ डेंजरस एक्टिविटी एंड समटाइम इट कैन बी डिजास्ट्रियस। बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है और कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। Coal mining leads to adverse effect on the environment, which leads to destroy soil profile, wildlife habitat, topography. Topography मतलब क्या, physical features of land of the mined area. कोल माइनिंग क्या कर सकता है, इसके एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं कोल माइनिंग के, जैसे कि ये सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देता है, सॉइल प्रोफाइल डिस्ट्रॉय कर देता है, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को खराब करता है ना। उसके अलावा टोपोग्राफी, जिस एरिया पे माइनिंग हो रही है वहां की टोपोग्राफी भी डिस्ट्रॉय करता है। दैट मीन्स व्हाट, उस लैंड के फिजिकल फीचर्स को खराब करता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फ्यूल व्हिच इज पेट्रोलियम। अब पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या है, देखो, द वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स पेट्रा व्हिच मींस रॉक्स एंड ओलियम व्हिच मींस ऑयल मीनिंग रॉक ऑयल।
ठीक है ना। तो पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा जिसको आप रॉक्स बोलते हो, ओलियम जिसको आप ऑयल बोलते हो, यानी कि पेट्रोलियम क्या है, रॉक ऑयल। Petroleum is a naturally occurring liquid. It is a mixture of various liquid hydrocarbons. In addition, petroleum also contains some impurities like sulfur. It is also an important fossil fuel. ठीक है, कैसा एक नेचुरली अकरिंग लिक्विड है, यानी कि नेचर में अपने आप में मिलता है। ठीक है, क्या है, मिक्सचर है बहुत सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, एंड पेट्रोलियम ऑल्सो कंटेन सम इम्प्योरिटीज, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है जैसे कि सल्फर वगैरह। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल भी हमारा पेट्रोलियम माना जाता है। अब पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेरी टिनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन सीज एंड डाइड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। मिलियन ऑफ इयर्स अगो यानी कि बहुत मिलियन सालों पहले जो छोटे छोटे से प्लांट्स या एनिमल्स सीज में क्या रहा करते थे, उनके मरने के बाद उनके डेड रिमेन से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दे डाइड देयर बॉडीज सैंक एंड गॉट बरीड एट द बॉटम ऑफ द सी। जब वो मर गए तो उनकी बॉडीज क्या नीचे डूब गई और क्या सी के बिल्कुल नीचे जाके डिपॉजिट हो गई। ओवर द टाइम दे वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। फिर समय के साथ उसके ऊपर किसकी लेयर बनने लगी, उनकी डेड बॉडीज के ऊपर सैंड, सिल्ट और क्ले की। Then over millions of years, the layers of sand, silt and clay become very thick and the remains buried deeper and deeper. फिर और जितने मिलियन ऑफ ईयर्स आगे बढ़ते गए फिर क्या हुआ, जो लेयर की सैंड, सिल्ट एंड क्ले की ये और ज्यादा थिक होती, यानी कि और उसके ऊपर लेयर्स में लेयर्स चढ़ती चली गई और जो रिमेन्स थे वो और नीचे डीपर जाते चले गए। In the absence of air, enormous heat and pressure from these layers slowly change the dead organism into petroleum and natural gas. फिर जब नीचे क्योंकि एयर प्रॉपर नहीं जा रही थी, यानी कि एयर की अच्छी क्वांटिटी नहीं पहुंच रही थी, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर उन डेड रिमेन्स पे था, उसने उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। द ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक, और जो ऊपर सैंड और सिल्ट की लाइंग लेयर्स थी वो बाद में किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करी जाती है? Separating various components of petroleum is carried out in petroleum refineries and the process is known as refining or fractional distillation. जब आप पेट्रोल में से बहुत सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेट करते हो, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूजुअली करा जाता है या रिफाइनरीज में, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है या तो डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर रिफाइनिंग। The different components of petroleum have different boiling points. The liquid with the lowest boiling point vaporizes first, followed by evaporation of the next volatile component. ठीक है, अब जितने भी इस पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सबके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि कोई भी सेम नहीं होता। वो लिक्विड जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे पहले वेपराइज होता है, फिर उसके बाद नीचे दूसरा वाला होगा जिसका लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। ठीक है, कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द लिक्विड सेपरेटेड गिव अस द फॉलोइंग कंपोनेंट। फिर वो जो लिक्विड जब कूल हो जाता है, कंडेंस होता है, तब जाके हमको क्या मिलता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे अब आपको गिवन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस। पेट्रोलियम के अंदर से क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमको मिलते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, दे वी हैव ऑल डिस्कस है। सी देखो, सबसे पहले क्या है, पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस का यूज क्या है, इट कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ लिक्विड एलपीजी व्हिच इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड ट्रांस मेटल सिलेंडर्स गिविंग अ पोर्टेबल फ्यूल सप्लाई इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम गैस क्या है, जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने के बाद आपको क्या मिलती है, एलपीजी गैस मिलती है जिसको आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हो। इस गैस को आप कॉमनली सिलेंडर्स में ट्रैप करने के बाद अपने घर में एज अ फ्यूल यूज करते हो टू कुक फूड एंड ऑल। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में से यूज किया जाता है कार्बन ब्लैक को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ वी कम टू पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल बेटा एज अ फ्यूल यूज किया जाता है कार, बाइक, स्कूटर्स में, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, सबको पता है। उसके बाद ये एविएशन फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू डीजल। डीजल भी बच्चों फ्यूल की तरह काम किया जाता है, बसेस, कार, शिप, ट्रक, इन सब में एज अ फ्यूल ये वर्क करता है। कैरोसिन, कैरोसिन स्टोव एंड लैंप पे यूज होता है, जेट एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है। फ्यूल ऑयल आपके कुछ पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड द लास्ट इज पैराफिन वैक्स। इसको बेटा शू पॉलिश, ग्रीस, कैंडल, ऑइंटमेंट ये सब बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है, पैराफिन वैक्स। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे पेट्रोलियम का कैसा इम्पैक्ट है उसको पढ़ते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्शन भी हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम में कॉज डिस्टर्बेंस इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि ये मिलता वही है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर जब आप पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करते हो उससे उनकी लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है।
ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम में कॉज ऑयल स्पिल, जब आप पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं। समटाइम टैंक इन विच पेट्रोलियम इज स्टोर्ड में लीक एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, कभी कभी जिस टैंक में आपने पेट्रोलियम को स्टोर करा है वो लीक हो जाता है, लीक होने के बाद वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को स्पॉइल कर देता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट में लीड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन। जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करी जाती है और उसमें से जो वेरियस कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट आउट किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हो, इससे बेटा वाटर सॉरी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉज होता है। व्हेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर बर्न्ड दे गिव ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारी चीजें जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल व्हिच इज नोन एज नेचुरल गैस। अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये भी कैसे मिलती है, वो छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आपके सी के अंदर कुछ मिलियन साल पहले रहा करते थे, उनके डेड रिमेन से ही नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल गैस कंसिस्ट चीफली ऑफ मीथेन, इसमें सबसे ज्यादा मीथेन मिलती है। अलॉन्ग विद मीथेन small amounts of other gases like ethane, propane, butane are also present in it. मीथेन के साथ साथ इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन की भी प्रेजेंट होती है। दिस एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फ्यूल कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स टू आवर होम्स और फैक्ट्रीज। ठीक है, ये इतनी एफिशिएंट और कन्वीनियंट फ्यूल है स्टूडेंट्स कि इसको आप इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आपके घर तक, फैक्ट्रीज में आसानी से किया जा सकता है। इट इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इन बड़ोदरा एंड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ दिल्ली। बड़ोदरा एंड दिल्ली के कुछ पार्ट्स में इसकी सप्लाई भी करी जाती है पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ये काफी इन्फ्लेमेबल होती है। इट बर्न्स क्लीनली एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी एश और स्मोक। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस व्हिच इज नोन एज सीएनजी। ठीक है, यानी कि जब आप इसे बर्न करते हो तो कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती, काफी क्लीन फ्यूल इसको माना जाता है और इसको कंप्रेस करके रखा जाता है। कंप्रेस जब इसको किया जाता है काफी हाई प्रेशर में किया जाता है और तब ये गैस हमारी कहलाती है सीएनजी व्हिच इज नोन एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ वी कम टू यूजेस। यूजेस पे आते हैं। इट इज यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहले बेसिक फ्यूल रिक्वायर्ड होता है वो नेचुरल गैस रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज इट इज आल्सो यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल स्केल पे हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन त्रिपुरा। इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी डेल्टा अराउंड यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। फॉसिल फ्यूल्स एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। कैसे? They account for 90% of the energy being used today. Burning of fossil fuel like coal and petroleum leads to major environmental problems such as air pollution, acid rain and global warming. ठीक है, हमारे आज के टाइम पे जो हम एनर्जी की फॉर्म्स यूज करते हैं उसमें से 90% एनर्जी वो है जो हम फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इनको जब बर्न किया जाता है स्टूडेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट को, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो इनको बर्न करने पे ये काफी हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, क्योंकि काफी हार्मफुल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं, जैसे कि आपका एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। देन इट इज एस्टिमेटेड दैट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर, so we must use fossil fuels very judiciously. Scientists are now trying to make use of alternative sources of energy like solar energy, tidal energy, wind energy, etc. ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ ऐसे फ्यूल्स है जो कुछ सालों बाद सूरज एग्जॉस्ट हो जाएंगे कंप्लीटली, यानी कि ये फिनिश हो जाएंगे, तो इनको बहुत ही जुडिशियली हमें यूज करना है। साइंटिस्ट आज के टाइम पे कुछ नए नए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं जो इनकी जगह यूज किए जाए सो दैट दे कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। Now, scientists are also trying to make use of hydrogen gas as a fuel because it is a much cleaner fuel than coal or petroleum. We should try to save fossil fuels. We can do this by following some simple ways like, देखो, उसके अलावा साइंटिस्ट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है उसको भी एज अ फ्यूल यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काफी क्लीन फ्यूल माना जाता है। ठीक है, और हमको क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू सेव फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है। अगर इसी तरह इसका एक्सेसिव यूज रहा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, तो ये बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अब इन्हें कैसे सेव किया जा सकता है, कुछ आपको मेथड्स गिवन है, जैसे कि
We should walk down to short distance instead of using a vehicle. हम थोड़ा सा भी डिस्टेंस कहीं चल के जाना हो सकता है, वहां भी हम व्हीकल लेकर जाते हैं, तो हमको ये अवॉइड करना है कि हम थोड़ा बहुत चल फिर ले, दैट हम पेट्रोलियम वगैरह ऐसे चीज को सेव कर सकें. You should switch off the vehicle engine at the traffic signal. ट्रैफिक सिग्नल पे जब आप खड़े हो, वहां पे रेड लाइट है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसको तब भी ऑन नहीं रखना चाहिए. We should use carpools to reduce the consumption of fuel. ठीक है, फ्यूल के कंजम्पशन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हमको कारपूल्स वगैरह यूज करने चाहिए. So these all are the methods that how can we save or how can we use the natural or the fossil fuels very judiciously so that आने वाली future generation भी इसको use कर सके. Okay, चलो students. So that's all for the chapter. We have discussed all the concepts of this chapter. I hope you all understand with it. Thank you.